सो गाइज आज बात करेंगे हम लोग रिगार्डिंग करियर ऑप्शंस, यानी कि इंग्लिश लिटरेचर पढ़ने के बाद आपके पास कौन कौन से ऐसे करियर ऑप्शंस है जो आप चूज कर सकते हैं और एक ब्राइट फ्यूचर बना सकते हैं। सो देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल द कैंडिडेट्स जो भी इंग्लिश लिटरेचर पढ़ते हैं, आपने तो कर लिया है, अगर आपने नहीं किया है ना, ऑलरेडी डन कर लिया है। और अगर आपने नहीं डन किया मास्टर डिग्री और ग्रेजुएशन डिग्री, तो क्या ध्यान रखने की जरूरत होती है। देखो, जब आप ग्रेजुएशन करते हो, आई मीन बीए, तो आपको ध्यान रखना होता है कि उसमें आपका इंग्लिश लिटरेचर हो। इंग्लिश लिटरेचर, अगर इंग्लिश लिटरेचर होगा तो ऑल दी वैकेंसी जो निकलती है उसके लिए आप 100% एलिजिबल होते हैं। ओके, मास्टर डिग्री आप जो करते हो एमए, सो एमए इंग्लिश ही होता है, वही इंग्लिश लिटरेचर है, ठीक है। यस, वही आपका इंग्लिश या इंग्लिश लिटरेचर है। कुछ यूनिवर्सिटीज उसको इंग्लिश लिखती है, कुछ ओनली लिटरेचर। तो ये दो चीजें तो आपकी परफेक्ट। बीए में आपको क्या याद रखना होता है, ग्रेजुएशन डिग्री, ग्रेजुएशन डिग्री में ऑल द 3 ईयर हो अगर, या ऑल द ईयर अगर आपका सब्जेक्ट हो, ये बेस्ट है। एंड फॉर दोज कैंडिडेट्स जो लोग 2 ईयर लेते हैं या 1 ईयर रखते हैं, सो गाइस उनके लिए बहुत लिमिटेड अपॉर्चुनिटीज होती है। ग्रेजुएशन लेवल वाली बहुत लिमिटेड अपॉर्चुनिटीज। आप ये कह सकते हैं कि मे बी किसी वैकेंसी में आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाए, बट ड्यूरिंग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रोसेस आप रिजेक्ट हो सकते हैं, ठीक है। ओके, देन गाइज इसके बाद अब कौन से ऑप्शन होते हैं, कंप्लीटेड बीए, कंप्लीटेड एमए, ग्रेजुएशन एंड नाउ गाइज मास्टर डिग्री। ओके, ग्रेजुएशन एंड मास्टर डिग्री। इसके बाद अब आपको और कौन सी डिग्री ऐड करनी होती है। ओके, यस। सो गाइज अब जैसे मान लीजिए आपने ये कंप्लीट कर लिया, तो आप एक डिग्री ऐड कर सकते हो अपने में, बी एड। आप ये बीएड वाली डिग्री ऐड कर सकते हैं अपने आप में इसमें। इवन बीएड डिग्री आप बीए के बाद भी कर सकते हो, इवन कंबाइंड कोर्स भी है ना, जिसमें ग्रेजुएशन डिग्री एंड बीएड डिग्री साथ में होती है, एक कंबाइंड डिग्री भी है। ओके, यस। जैसे अगर आप उस तरह से करते हैं बीएड, तो अभी बीएड का जो प्रोसेस राइट नाउ जो चीजें हैं वो ये हैं कि इफ यू हैव कंप्लीटेड मास्टर डिग्री, और अगर आप आगे बीएड करेंगे 2025 में जो न्यू आएगा, तो उसमें 1 ईयर होगा, और अगर आप बीए के करेंगे, बीए करने के बाद 2 ईयर। बट अगर आप एक साथ कोर्स करेंगे बीए प्लस बीएड, सो देन आपको 4 ईयर में ये कंप्लीट डिग्री मिल जाती है। ये बात जानते होंगे, ठीक है। ओके, सो बीएड अगर आप कर लेते हैं, सो आफ्टर हैविंग बीएड अब आपके लिए करियर अपॉर्चुनिटीज क्या है। अगर आप बीए बीएड करते हैं, सो देन यू आर एलिजिबल फॉर टीजीटी एग्जाम्स। ओके, ये टीजीटी एग्जाम का मतलब होता है कि आप 10th स्टैंडर्ड तक, है ना, जो 10th स्टैंडर्ड तक के स्कूल होते हैं, ऑन दोज स्कूल्स आप अपने आप को एलिजिबल पाते हैं कि आप उन एग्जाम्स के, मतलब उन स्कूल्स के एग्जाम दे सकते हैं इन एनी ऑफ द स्टेट। मोस्टली यही है, बीए प्लस बीएड, देन आप टीजीटी, ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर, और ये आप कह सकते हैं इसे कि जो आपके 6 to 10 के टीचर होते हैं उसके लिए। कहीं कहीं पर ये 9 to 10 भी रहता है, वेरी करता है डिफरेंट स्टेट्स में। ओके, इसमें कई बार कुछ चीजें और मांगी जा सकती हैं आपसे, जैसे सीटेट, है ना, सीटेट हो सकता है, या फिर आपका स्टेट टेट हो सकता है, पर्टिकुलर किसी स्टेट का। फॉर एग्जाम्पल आप मान लीजिए कि यूपी से हैं, तो यूपी वाला हो सकता है, एक मिनट, स्टेट का। फॉर एग्जाम्पल आप एमपी से हैं, सो एमपी में ग्रेड 2 इसे नाम दिया जाता है। जैसे मैंने कहा टीजीटी, सो एमपी में इसका नाम है ग्रेड 2। ओके, यूपी में इसका नाम है टीजीटी, राजस्थान में इसका नाम है ग्रेड 2। सो इन डिफरेंट स्टेट्स ये नाम भी अलग हो सकते हैं, नाम भी मतलब जैसे एग्जाम्स के डिफरेंट हो सकते हैं। ओके, सो कहीं कहीं पर सीटेट मांग लेगा, और एक होता है स्टेट टेट।
या स्टेट एलिजिबिलिटी, ये टेट होता है ना, एस टेट के नाम से इसे बोलते हैं लोग ज्यादातर मोस्टली। तो ये हो सकता है रिक्वायर्ड हो। अगर यूपी की बात करें सो टिल नाउ गाइज ये नहीं रिक्वायर्ड है। एमपी में ये रिक्वायर्ड है कि पहले आपको एक एग्जाम क्रैक करना है फिर दूसरा। रिसेंट अभी एमपी में चेंजेस हुए हैं। इन अदर स्टेट भी अलग अलग सिलेक्शन क्राइटेरिया है। फॉर दैट पर्टिकुलर क्राइटेरिया एग्जैक्ट किस स्टेट का क्या क्राइटेरिया है, ओके किस स्टेट का एग्जैक्ट क्या क्राइटेरिया है ना। सो प्लीज उसके लिए आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन देखना होता है। ये तो मैंने जनरल बताया, बट ऑफिशियल नोटिफिकेशन ये एक बेस्ट सोर्स है आपके लिए जहां से जानकारी मिल जाती है, ठीक है। 100% जानकारी अगर आपको चाहिए कि किस स्टेट का क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है फॉर दैट पर्टिकुलर स्टेट, जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन आता है उस एग्जाम का, है ना। यस नहीं गुंजन, ये सेट नहीं बोलते हैं, ये टेट ही होता है, बट अलग अलग स्टेट में अलग तरीके से। जो सेट होता है वो अलग चीज है, उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। ओके सो गाइज बीए अगर आपका बीएड है, और अगर एमए, देखिए ये जो है जो आपको यहां पर मैं बता रहा था ये वाला टीजीटी वाला, तो ये वाला था बीए प्लस बीएड। अगर आप ये किए हुए हैं तो ये आपके लिए। अगर मान लीजिए फॉर एग्जांपल एमए प्लस आपका बीएड है, एमए बीएड, तो देन आपके लिए क्या क्राइटेरिया बनता है। सो गाइज फॉर दैट होता है पीजीटी एग्जाम, या इसे ग्रेड 1 एग्जाम बोलते हैं, पीजीटी एग्जाम ऑल्सो नोन एज ग्रेड 1 एग्जाम, और इसका नाम अदर स्टेट्स में अलग हो सकता है, डिफरेंट, ओके। इसका भी जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो यही है, एमए प्लस बीएड। एंड गाइज समटाइम्स स्टेट का टीचिंग एलिजिबिलिटी एक टेस्ट होता है, वो ग्रेड 1 का है तो ग्रेड 1 वाला आपका क्वालिफाई होना चाहिए, ग्रेड 2 का है तो ग्रेड 2 वाला। जैसे रिसेंटली एमपी में कर दिया कि अब आपको ग्रेड 2 देने के लिए प्री और मेंस दोनों टाइप, सो आप इसे प्री एंड मेंस भी कंसीडर कर सकते हो, है ना। जैसे बिहार में भी है तो इसे आप प्री मेंस टाइप कंसीडर कर सकते हो, ठीक है। यस सो पीजीटी एग्जाम्स आप दे सकते हैं, बट गाइज अगर आपके पास मान लीजिए बीएड नहीं है, यू हैव कंप्लीटेड ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन पीजी, एंड देन आप चाहते हैं कि मैं फिर अपने करियर ऑप्शंस ओपन करूं एंड वांट टू बिकम असिस्टेंट प्रोफेसर, मतलब हायर एजुकेशन में आप जाना चाहते हैं। सो देन गाइज आपके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को अलग तरीके से डिफाइन करते हैं हम लोग, ठीक है। अगर ये सारा है सो आप देन टीजीटी पीजीटी टीचर बन सकते हो। एंड अपार्ट फ्रॉम टीजीटी पीजीटी टीचर एक और वैकेंसी होती है जिसे बोलते हैं जेएचटी, या फिर आप इसे बोल दीजिए ट्रांसलेटर। जेएचटी या कहीं कहीं पर इसे अलग नाम से भी देते हैं ट्रांसलेटर। ट्रांसलेटर की वैकेंसी भी एक बहुत अच्छी वैकेंसी होती है, बट ट्रांसलेशन के लिए आपको एक चीज बहुत अच्छे से याद रखने की जरूरत है, एंड दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, कि जब आप ग्रेजुएशन जो किए होते हैं सो ग्रेजुएशन में आपके पास हिंदी एज अ सब्जेक्ट चाहिए, हिंदी एज अ सब्जेक्ट एंड ऑल द 3 इयर्स। अगर हिंदी एज अ सब्जेक्ट एंड ऑल द 3 इयर्स नहीं है सो देन ट्रांसलेशन डिप्लोमा भी होता है, ओके। सो या तो फिर मतलब इतना चाहिए जैसे मास्टर डिग्री है, सो मास्टर डिग्री के बेस पर आता है, या ग्रेजुएशन प्लस बीएड के बेस पर आता है जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर। ये जो वैकेंसी है एसएससी के थ्रू आती है, एसएससी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के थ्रू, ओके। और इस वैकेंसी में ट्रांसलेटर होते हैं और इंस्ट्रक्टर भी होते हैं। जो इंस्ट्रक्टर होते हैं उनके लिए बीएड जरूरी है, एंड दोज हु आर नॉट इंस्ट्रक्टर तो उनके लिए मास्टर डिग्री प्लस डिप्लोमा जरूरी होता है। सो एक और ये वैकेंसी, ठीक है। यस देन इसके बाद अब आती है बात फाइनल वाली कि जो जिस डिग्री पर आप लोग हैं, है ना, ओके। आप किस डिग्री पर हैं? सो मोस्टली आप में से मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स ने एमए कंप्लीट करा हुआ है, मास्टर डिग्री, है ना। यस रिगार्डिंग परसेंटेज क्राइटेरिया कि क्या परसेंटेज क्राइटेरिया हो सकता है, सो देखिए परसेंटेज क्राइटेरिया वेरी करता है स्टेट टू स्टेट, बट अगर मिनिमम क्राइटेरिया की बात करें सो 50 to 55% मिनिमम क्राइटेरिया होता है। दोज कैंडिडेट्स जो रिजर्व कैटेगरी में आते हैं वो 50%,
और जो अनरिजर्व्ड कैटेगरी में आते हैं वो 55% क्राइटेरिया के साथ लिए जाते हैं डिफरेंट स्टेट्स में। ओके, ये मिनिमम मतलब आपका वो होना चाहिए परसेंटेज। परसेंटेज की काउंटिंग कैसे होती है, ओवरऑल परसेंटेज या सब्जेक्ट परसेंटेज? तो देखिए 99% केसेस में ओवरऑल आपके परसेंटेज को देखा जाता है, ओवरऑल परसेंटेज। ओके, 55% ये इन डिग्रीज में, इनमें जैसे एमए 55% मिनिमम, बीए 55% मिनिमम फॉर जनरल कैंडिडेट्स, ओबीसी, एससी, एसटी, सो अदर जो कैंडिडेट है उनके लिए 50% होता है, और अदर कैंडिडेट जो मतलब मान लीजिए दूसरे स्टेट में अप्लाई करेंगे सो देन उन्हें 55% चाहिए। गॉट इट? ठीक। नाउ गाइज, अगर हम बात करें मास्टर डिग्री, जैसे आपने कंप्लीट कर लिया या फिर आप परस्यू कर रहे हैं एंड राइट नाउ यू आर थिंकिंग कि भाई अब क्या करें, क्या ऑप्शन हो सकते हैं मेरे साथ, पूरा एग्रीगेट देखते हैं, लास्ट ईयर में नहीं, पूरा ओवरऑल। ओके, यस, ओवरऑल। सो नाउ गाइज सी कि मास्टर डिग्री, ठीक है, मास्टर डिग्री एमए, नाउ यू हैव कंप्लीटेड योर एमए डिग्री और परस्यू कर रहे हैं, कुछ भी है XYZ, बट कंसीडर करेंगे आपको, है ना। जो अब जो क्राइटेरिया है कुछ चेंजेस हो गए हैं, सो न्यू चेंजेस के अकॉर्डिंग अगर देखें, फॉर एग्जांपल मास्टर डिग्री आपने कंप्लीट कर लिया है ना, यस। मास्टर डिग्री के बाद देखिए आपके पास कई सारे ऑप्शन हैं, इनमें से एक ऑप्शन होता है फॉर हायर एजुकेशन नेट, दूसरा जो ऑप्शन है सो दैट इज PhD। आपका मतलब हायर एजुकेशन के लिए एक दूसरा पार्ट है PhD। मोस्टली लोग नेट या PhD में से किसी पर जाते हैं। ओके, यस, मोस्टली जो है, अरे UQ में आपके परसेंटेज की बात नहीं कर रहा, मैं MA की बात कर रहा हूं, ठीक है। फाइनल आंसर की आने दीजिए, क्या रिजल्ट रहेगा सब पता चल जाएगा, है ना, ठीक है। सो नेट एंड PhD। नाउ गाइस, फॉर बिकमिंग असिस्टेंट प्रोफेसर दो टाइप के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया डिसाइड किए गए। ओके, आपके पास क्या होना चाहिए, मास्टर डिग्री या एंड नेट प्लस नेट। ओके, यस, पहले मेरी बातें आप सारे लोग सुन लीजिए, फिर अपनी बातें आप पूछिएगा, है ना। आपकी बातों को उम्मीद है कि मैं आंसर करूंगा, बट फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी फिनिश, बीच में नहीं, है ना। सो नेट PhD, ओके, सो मास्टर डिग्री प्लस नेट, देन यू आर एलिजिबल फॉर अप्लाइंग, पोस्ट में अप्लाई करने के लिए। अब अगर आप MA कर लिया और नेट कर लिया सो देन आप बन नहीं गए, ये बात समझ लो। एलिजिबल हो जाते हैं कि आप एप्लीकेशन को फिल करें। मास्टर डिग्री और PhD है अगर आपके पास, सो देन आप एलिजिबल हो जाते हैं। PhD अपीयरिंग नहीं, PhD आपका फाइनल हो चुका हो, सबमिट हो चुका हो। ओके, यू हैव टू रिमेंबर, बहुत सारे बच्चों के क्वेश्चन होते हैं, सर मैं अपीयरिंग में हूं, क्वालिफाई कर जाऊंगा, तो देखो नेट क्वालिफाई कर जाओगे चलेगा, बट फॉर एग्जांपल आप MA में हो और नेट एग्जाम आपको देना है ना, MA आपने पूरा किया, नेट एग्जाम नहीं क्रैक किया और असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी आ गई, यू अप्लाइड फॉर द पोस्ट, आप एलिजिबल नहीं हो, ठीक है। कौन एलिजिबल होता है, मतलब जब उसका फॉर्म निकलता है उसके पहले आपकी पूरी डिग्री कंप्लीट होनी चाहिए। गॉट इट? जैसे मान लीजिए फॉर्म एप्लीकेशन शुरू हो रहा है आपका 10th of February से, तो आपका उससे पहले कंप्लीट होना चाहिए सब। अगर नहीं कंप्लीट देन यू आर नॉट एलिजिबल। हो सकता है एग्जाम में बैठ जाओ, क्रैक कर लो, बट फाइनल सिलेक्शन प्रोसेस में आप बाहर हो गए, ठीक है। सो MA एंड नेट या MA और PhD, दैट इज इंपॉर्टेंट। मास्टर डिग्री प्लस PhD आपको असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अब पुट किया गया। PhD एटलीस्ट देखो 3 साल तक, कम से कम 3 साल, 3 साल 4 साल 5 साल ये ले जाता है। नेट आपका ये भी ले सकता है, अगर आप एक अच्छे कैंडिडेट हो सकता है 6 मंथ, है ना। और अगर मान लीजिए आप अच्छे कैंडिडेट नहीं हो, पढ़ते लिखते ज्यादा नहीं हो, सो हो सकता है ये 1 ईयर या फिर 2 ईयर 3 ईयर, और हो सकता है कई ईयर ले जाए, आप नेट ना क्वालिफाई कर पाओ, ठीक है।
सो आपको नेट के लिए ऐसा कैंडिडेट होना पड़ता है कि वो 1 2 3 अटेम्प्ट्स में अपना क्रैक कर ले। ठीक, नेट का रिजल्ट 3 क्राइटेरिया में आता है, यू आर फैमिलियर। One category is eligible for PhD, another one category is eligible for assistant professorship, third one category that is JRF, eligible for junior research fellowship and assistant professor. So ये JRF का क्राइटेरिया है। कितने क्या कैंडिडेट क्वालिफाई करते हैं? ये क्राइटेरिया है नेट की तरफ से, यूजीसी की तरफ से। दे हैव प्रॉपर क्राइटेरिया कि हम इतने % कैंडिडेट्स को क्वालिफाई कराएंगे, एंड समटाइम्स दे हैव द नंबर्स कि जो टॉप होंगे उनको हम इतना क्वालिफाई करवाएंगे। ओके, सो दे हैव अ कंप्लीट क्राइटेरिया। ओके, यस। सो नाउ गाइस सी, जैसे नेट है या पीएचडी है, अगर आपने पूरा कर लिया देन नाउ यू आर एलिजिबल फॉर बिकमिंग असिस्टेंट प्रोफेसर। अच्छा, अब असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आपको सेपरेट एग्जाम देना होगा। अब आपने मान लीजिए ये कर लिया या फिर आप ये किए हुए हैं, सो देन आपके लिए अब है ना, यस, असिस्टेंट प्रोफेसर का मतलब होता है कि यू आर एलिजिबल फॉर अप्लाइंग फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर। समझ गए? एलिजिबल फॉर पीएचडी मतलब अब आप एलिजिबल हैं पीएचडी कोर्स करने के लिए, पीएचडी में एडमिशन लेने के लिए अब आप एलिजिबल हैं। बट ऐसा नहीं कि अगर आपकी मार्कशीट में लिख गया कि आप एलिजिबल हो तो आपको 100% गारंटी दे दी गई कि नहीं एडमिशन होके रहेगा। एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे मान लीजिए कि मेरी क्लास के 5 कैंडिडेट ऐसे हैं जो लोग क्वालिफाई करें इस कैटेगरी में, दैट वी आर मतलब द कैंडिडेट इज एलिजिबल फॉर पीएचडी ओनली, और उन 5 कैंडिडेट्स ने किसी यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया। मान लीजिए वो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी है, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के पास 2 सीट है, तो जो टॉप 2 क्वालिफाइंग है उनको वो सिलेक्ट कर लेगी, बाकी जो अदर होंगे उनको छोड़ दिया जाएगा। इसी तरह से हर एक इंस्टीट्यूट में होगा। द नंबर ऑफ सीट्स जो टॉप रैंक मतलब टॉप रैंकिंग, टॉप मार्क्स स्कोर करेंगे उनको सिलेक्ट कर लिया जाएगा, बाकी सबको बाहर कर दिया जाएगा। इवन आफ्टर क्वालिफाइंग एलिजिबल फॉर पीएचडी ओनली। ठीक है, ऐसा नहीं है कि अगर आपने नेट क्वालिफाई कर लिया या पीएचडी क्वालिफाई कर लिया तो फिर आप 100% आपको कोई निकाल ही नहीं सकता। आप वहां पर जरूर सिलेक्ट हो जाएंगे जहां पर आप उसकी मेरिट में आ जाते हैं। मेरिट मतलब अनाउंस होती है, जैसे आउट होती है, जिसे कहेंगे कट ऑफ, तो उसके अकॉर्डिंग होता है। इवन आपका मान लीजिए नेट है, फॉर एग्जांपल आप में से 10 कैंडिडेट्स ने नेट क्वालिफाई किया एंड 2 कैंडिडेट्स ने जेआरएफ क्वालिफाई किया। एक यूनिवर्सिटी का फॉर्म निकला और वहां पर अप्लाई किया कई सारे कैंडिडेट्स ने। उस यूनिवर्सिटी को 3 लोगों की जरूरत है, सो जो टॉप प्रायोरिटी वाले हैं उनको ले सकते हैं वो, बेस्ड ऑन देयर इंटरव्यू एंड ऑल। तो वो उन दोनों को हो सकता है दोनों जेआरएफ एडमिशन पीएचडी में पा जाएं, 1 नेट जो टॉप था स्कोर में, बाकी अदर्स बाहर। ये बात आपको हमेशा याद रखनी होती है। ओके, ठीक है। नाउ गाइज, इफ यू वांट टू बिकम असिस्टेंट प्रोफेसर, तो ये तो आपने पूरा कर लिया मास्टर डिग्री। ओके, यस। जेआरएफ क्लियर कर लेगा तब भी डिपेंड करेगा कि मान लो जेएनयू है, अब जेएनयू यूनिवर्सिटी में 20 लोगों ने अप्लाई किया, जेएनयू को 7 लोगों की जरूरत है, जेएनयू ने इंटरव्यू हेल्ड किया, तो सारे जो 20 जेआरएफ हैं तो 20 को तो नहीं ले पाएंगे, वो उनको लेंगे जो उनके इंटरव्यू क्राइटेरिया में, जो भी उनके अपने सिलेक्शन प्रोसीजर होंगे उस प्रोसीजर में जो टॉप में होगा। बाकी जो जेआरएफ है वो अदर जगहों पर अप्लाई कर सकते हैं। होप सो कि मेरी बात बहुत क्लियर आपको समझ में आई होगी। क्वालिफाइंग जेआरएफ डजंट मीन कि आप किसी भी इंस्टीट्यूट की छाती पे चढ़ के लाइक आप ले सकते हो। क्वालिफाइंग जेआरएफ मीन्स यू विल गेट ए स्कॉलरशिप बट नॉट एडमिशन, कि किसी भी जगह पर आपको मिल जाएगा, बट यू आर एलिजिबल फॉर द अप्लाइंग, अप्लाई करने के लिए आप एलिजिबल हो। अब बाकी अलग जो आगे का प्रोसीजर है वो बताएगा कि आप कितने एलिजिबल हैं या नहीं है, कितने कैंडिडेट्स को हमने एलिजिबल पाया है। ठीक है, सो गाइज आफ्टर मास्टर डिग्री देन नेट, अब आपको क्या करना होता है। जैसे मान लो आप मुझसे नेट पढ़ रहे हो, नेट
क्रैक कर लोगे। सो नेट क्रैक करने के बाद आपके पास चांसेस बनते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के, एपी। असिस्टेंट प्रोफेसर सिलेक्शन जो क्राइटेरिया है वो अलग अलग है, वेरी करता है डिफरेंट इंस्टीट्यूशन में या डिफरेंट स्टेट्स में, या फिर डिफरेंट जो भी जैसा कि मैंने बताया यूनिवर्सिटीज का अपना अलग अलग क्राइटेरिया हो सकता है। ओके, बट मैं जनरल क्राइटेरिया की बात करूंगा। जनरल क्राइटेरिया देन स्पेसिफिक। फर्स्ट ऑफ ऑल जनरल क्राइटेरिया क्या है? जैसे मान लीजिए आप असिस्टेंट प्रोफेसरशिप का फॉर्म निकला राजस्थान में या निकला आपका मध्य प्रदेश में, है ना, आप इतनी डिग्री थी आपके पास, देन यू आर एलिजिबल फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर, अप्लाइंग फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर। अब आप इसके लिए अप्लाई करोगे। पहला स्टेप होगा कि आप अप्लाई कर रहे हो, दूसरा स्टेप होगा आपका आप एग्जाम दोगे, ठीक है, तीसरा स्टेप अगर एग्जाम आपने क्वालिफाई कर लिया तो, अगर क्वालिफाई नहीं किया तो फिर आपकी कहानी यहां खत्म। क्वालिफाइड तो आपका तीसरा स्टेप है इंटरव्यू, ओके, और इसके बाद फाइनल सिलेक्शन प्रोसीजर, है ना, मतलब डीवी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन फाइनल आपका स्टेप है, और डीवी के बाद आपकी ज्वाइनिंग है। ये बेसिकली आपके कुछ प्रोसेस हैं जिन प्रोसेस से आप होकर के गुजरेंगे। ओके, यस, गॉट इट। अप्लाई किया आपने, एग्जाम दिया, अगर एग्जाम क्रैक्ड है, अगर एग्जाम क्रैक्ड है तो देन इंटरव्यू, नहीं क्रैक है तो आप यहां से बैक जाओगे, देन इंटरव्यू, डीवी, ज्वाइनिंग, ठीक है। मेरिट आपका जो भी जहां पर भी आप अप्लाई करोगे वो मेरिट डिसाइड होती है, वहां से जो टॉप रैंकर्स होते हैं वो सिलेक्शन पाएंगे। टॉप रैंकर्स के साथ साथ डिपेंड करता है कि किस कैटेगरी में कितनी सीट है। फॉर एग्जांपल जनरल कैंडिडेट की सीट्स 27 है, ओबीसी कैंडिडेट की 12 है, एससी कैंडिडेट की 5 है, एसटी कैंडिडेट की 2 है। तो ये डिपेंड करेगा कि हाउ मेनी सीट्स आर देयर, उस पर डिपेंड करता है, ठीक है, किस कैटेगरी में आपने अप्लाई किया है उस पर डिपेंड करता है, ठीक है, यस। सो असिस्टेंट प्रोफेसरशिप, अप्लाई, एग्जाम, इंटरव्यू, डीवी, ज्वाइनिंग। एक दूसरा क्राइटेरिया भी है फॉर असिस्टेंट प्रोफेसरशिप, ठीक है। आज इस टाइम पीरियड में अगर आप देखें सो असिस्टेंट प्रोफेसरशिप का जो दूसरा सिलेक्शन क्राइटेरिया है, हां रही बात सिलेबस की, तो सिलेबस डिफरेंट हो सकता है। बाय द वे ऑलमोस्ट जो होता है 70%, समटाइम्स 80%, समटाइम्स 100% सेम सिलेबस, बट कई बार सिलेबस क्या थोड़ी टॉपिक अलग हो सकते हैं, मेरी बात समझिएगा। देखो मोस्टली तो सिलेबस जो होता है वो लगभग मैच कर रहा होता है, बट इन सम केसेस टॉपिक अलग होते हैं। एक्चुअली में होता क्या है कि जैसे मैं आपको नेट पढ़ाता हूं, तो जब मैं नेट पढ़ाता हूं तो मैं वो टॉपिक फोकस करता हूं जो नेट एग्जाम में आते हैं, बिकॉज वी आर स्टडिंग फॉर नेट और सेट एग्जाम, है ना। तो जब नेट और सेट एग्जाम के लिए हम लोग पढ़ रहे हैं तो फिर हम टारगेट नेट और सेट करेंगे, नॉट अदर टॉपिक्स की। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर है तो उसमें कोई टॉपिक है ना, मान लीजिए एक पोएम है अटेंशन प्लीज। अब वो पोएम जरूरी नहीं कि मैं आपको नेट में पढ़ाऊं, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि वो अटेंशन प्लीज की आपको जरूरत है, ठीक है। सो दैट्स व्हाई जो टॉपिक आपके ये अलग हो जाते हैं वो अलग सिलेबस है। रिमेनिंग लिटरेरी थियरी, लिटरेरी क्रिटिसिज्म, हिस्ट्री, फॉर्म्स, टर्म्स, ये सब कुछ जो है क्या होता है, सेम। होप सो कि आप समझ गए, बाकी सारी चीजें सेम होती हैं। शेक्सपियर, स्पेंसर, वर्ड्सवर्थ, बायरन, शैली, कीट्स, ये सब कुछ सेम होते हैं आपके, इनको कभी नहीं चेंज होना होता। जैसे अगर डिफरेंट टॉपिक्स हैं सो देन मे बी कि डिफरेंट हो। असिस्टेंट प्रोफेसरशिप में पेपर 1 और पेपर 2 भी हो सकते हैं, ओनली पेपर 2 हो सकता है। पेपर 1 जनरल, जिसमें मतलब जनरल अवेयरनेस होती है, और पेपर 2 जिसमें आपका सब्जेक्ट होता है। समवेयर गाइज यू नो कि समटाइम्स ऐसा हो सकता है कि कोई स्टेट सिर्फ अपना सब्जेक्ट पूछता हो, है ना। इवन टीजीटी और पीजीटी में भी यही एप्लीकेबल है कि कहीं कहीं पर आपको जनरल
अवेयरनेस, टीचिंग एप्टीट्यूड जैसी चीजें पूछते हैं, और कहीं कहीं पर आपसे सीधे आपका सब्जेक्ट पूछते हैं। यूपी में, यूपी टीजीटी और पीजीटी में ऑलवेज आपका सब्जेक्ट होता है बस, ओके। बट यूपी एलटी ग्रेड में आपके पास जनरल पार्ट भी होता है और आपका सब्जेक्ट पोर्शन भी होता है। वैसे ही जैसे यूजीसी में वी हैव जनरल पेपर एंड देन वी हैव अनदर वन, और वो क्या है, जनरल के साथ अदर, है ना। जैसे कि जनरल के साथ हमारा जो है सब्जेक्ट पेपर होता है, ठीक है, यस। तो ये सारी चीजें आपके लिए हो सकती हैं, ठीक है, ओके। अब जैसे बहुत सारे स्टेट हैं, सो स्टेट्स के भी एलिजिबिलिटी टेस्ट होते हैं। अभी मैं असिस्टेंट प्रोफेसरशिप सिलेक्शन के एक और क्राइटेरिया की बात करूंगा, लेकिन थोड़ा सा यहां ऐड करना जरूरी है। जैसे बहुत सारे स्टेट हैं वो अपना सेट एग्जाम हेल्ड करते हैं, सेट। इस सेट का नाम अलग भी हो सकता है ना। जैसे यू सेट, बेट, बिहार के लिए एक नया एग्जाम आने वाला है, बेट, बिहार एलिजिबिलिटी टेस्ट, है ना, स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट। तो सेलेट भी हो सकता है, नॉर्थ ईस्ट सेट, अलग अलग जो है सेट एग्जाम होते हैं। जैसे WB सेट, तो अलग अलग सेट एग्जाम भी होते हैं। मास्टर डिग्री के साथ जब आप सेट एग्जाम क्रैक कर लेते हो तो उस सेट एग्जाम से भी आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए एलिजिबल हो जाते हो। बट नेट, आफ्टर क्वालिफाइंग नेट एग्जाम, आप किसी भी इंडिया के किसी भी स्टेट में आप अप्लाई कर सकते हो। बट आफ्टर क्वालिफाइंग सेट एग्जाम यू आर जस्ट लिमिटेड टू द पर्टिकुलर स्टेट। मान लीजिए आपने WB सेट क्वालिफाई किया, MH सेट क्वालिफाई किया, तो अगर WB सेट अगर क्वालिफाई है सो वेस्ट बंगाल, MH सेट क्वालिफाई है सो महाराष्ट्र, है ना। जैसे यूपी में ऐसा कोई एग्जाम ही नहीं है सेट जैसा एग्जाम, तो यूपी का जब सेट एग्जाम नहीं है तो फिर क्या होता है, नेट, ठीक है। तो यूपी वाले नेट करते हैं। जैसे MP में सेट एग्जाम है लेकिन यूपी में सेट एग्जाम नहीं है, उत्तराखंड में भी सेट एग्जाम है लेकिन कुछ स्टेट हैं जिनके नहीं। जैसे बिहार में अभी तक नहीं था, अनाउंस किया गया है कि आगे चल करके बेट एग्जाम होगा बिहार में। सिलेबस नेट और सेट सेम होते हैं, ठीक है, ओके। तो सेट एग्जाम, नेट या सेट, और आपने ये कर लिया या PhD क्वालिफाइड है, आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए एलिजिबल है। एंड देन अनदर जो आपका एक और सिलेक्शन क्राइटेरिया है असिस्टेंट प्रोफेसरशिप का, जो गाइज ये क्राइटेरिया है, तो ये क्राइटेरिया आपका सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी, जैसे सेंट्रल यूनिवर्सिटी DU, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, है ना, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी एंड अदर सेंट्रल यूनिवर्सिटीज इन इंडिया, ओके। उनका क्या क्राइटेरिया है सिलेक्शन का क्राइटेरिया? इनका सिलेक्शन क्राइटेरिया में अप्लाई तो करवाते हैं कि आप अप्लाई करोगे, है ना, अप्लाई करवाते हैं, इसमें एग्जाम नहीं होता, ठीक है, इसमें एग्जाम नहीं होता। अप्लाई करोगे आप, एग्जाम नहीं होगा, इंटरव्यू होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, ज्वाइनिंग आपकी होगी, एग्जाम नहीं है सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में, ठीक है। आगे चल करके अगर कोई चेंजेस आ जाए उसके लिए नहीं कह सकता, बट टिल नाउ सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में ऐसा नहीं है। आपके माइंड में अगर ये आ रहा हो कि तो सर जो आप बता रहे थे तो ये किन यूनिवर्सिटीज के लिए, किन कॉलेजेस के लिए है? सो गाइस, जो मतलब डिग्री कॉलेजेस होते हैं या स्टेट यूनिवर्सिटीज होती हैं, उनके बहुत सारे जिन्हें हम लोग बोलते हैं एफिलिएटेड, है ना, सो एफिलिएटेड इंस्टीट्यूशन होते हैं। सो उनमें जो पढ़ाते हैं जो लोग, वो डायरेक्टली इस प्रोसेस से जाते हैं, एग्जाम, इंटरव्यू, DV, ज्वाइनिंग, है ना, ये ठीक है। और सेंट्रल वाले में एग्जाम अभी तक नहीं डिसाइडेड है, तो इसमें एग्जाम पूरा खत्म है, इंटरव्यू। तो फिर सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में किसको प्रायोरिटी दी जाती है? सो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज जो है प्रायोरिटी देती हैं, जैसे मास्टर डिग्री हो आपकी, नेट हो, PhD हो, मास्टर डिग्री, नेट, PhD, और प्लस अगर मान लीजिए आपने सेमिनार, नेशनल इंटरनेशनल सेमिनार कितने ज्वाइन किए हैं, एकेडमिक इसमें वैल्यू, मतलब एकेडमिक इसमें मायने रखता है, ठीक है।
और सेमिनार के साथ साथ जैसे मान लीजिए पेपर पब्लिकेशन होते हैं, जैसे रिसर्च पेपर जिसे कहते हो आप, है ना, रिसर्च पेपर का आपका क्या पब्लिकेशन है। कुल मिलाकर के इसमें एकेडमिक एक्सेलेंस को देखा जाता है। ठीक है, तो अगर ये चीजें, पीएचडी भी है, सेमिनार भी आपने नेशनल इंटरनेशनल करे हैं, रिसर्च पेपर भी आपने पब्लिश करवाए हैं, सो डेफिनेटली आपको इसका बेनिफिट मिलेगा। प्लस आपका एक्सपीरियंस क्या है, एक्सपीरियंस है ना, एक्सपीरियंस फॉर एग्जांपल आप एक ऐसे कैंडिडेट हो जिसने एडहॉक में रह करके, या मतलब जिसे बोलते हैं ना कि एडहॉक का मतलब ये है कि जैसे बेस्ड ऑन कॉन्ट्रैक्ट वगैरह होते हैं ना, जो टीचर होते हैं जिनको हायर करते हैं इंस्टीट्यूशन, वो नहीं कि जिनको मतलब ऐसे ही हायर कर लिया, जिनको ऑफिशियली हायर किया जाता है, उनका एक्सपीरियंस इसमें काउंट होता है। तो ये सारी चीजें आपके लिए प्लस होती है। अब अगर आपके माइंड में ये क्वेश्चन आ रहा हो कि सर एक बात हमें बताओ कि जैसे ये सिलेक्शन प्रोसीजर है, अब मान लीजिए हमने ये वाला एग्जाम क्रैक किया जो एग्जाम बेस्ड होता है, तो क्या इसका कोई बेनिफिट होता है, एक्सपीरियंस, रिसर्च पेपर, सेमिनार, पीएचडी? यस, जब आप इंटरव्यू में जाते हो तो इंटरव्यू में ये सारी चीजें मायने रखती हैं, मींस प्रोमिनेंस या प्रायोरिटी दी जाती है इन चीजों को। ठीक है, यस, ऑलवेज इन सारी चीजों को प्रायोरिटी दी जाती है अगर आपके पास एक्स्ट्रा है। तो क्या अगर आप मान लो मास्टर डिग्री और नेट बस किए हो तो क्या आप असिस्टेंट प्रोफेसर नहीं बन सकते? ऐसा बिल्कुल नहीं। आप अच्छा स्कोर करोगे, आप जाइए इंटरव्यू दीजिए, आपको कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, आपको कोई नहीं रोक सकता असिस्टेंट प्रोफेसर बनने से। ऐसे बहुत सारे कैंडिडेट हैं जिनके मेरे पास एग्जाम्पल हैं, और ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो ये सब आसानी से करते हैं। बस डिपेंड करता है आपका स्कोर क्या है एग्जाम में। अगर एग्जाम का अच्छा स्कोर है, इंटरव्यू में कम मार्क्स भी मिलते हैं, तब भी आप अच्छा कर लेते हो। मान लीजिए आपके पास ये सब कुछ नहीं है, पीएचडी भी नहीं है, ओनली नेट है, तब भी आपको कंसीडर खूब अच्छे से किया जाता है अगर आपने अच्छा स्कोर किया हुआ है। ठीक है, यस। जैसे अभी तक कई बार आपने सुना होगा एपीआई बनता रहा है, एकेडमिक परफॉर्मेंस इंडेक्स वगैरह, कि बेस्ड ऑन एकेडमिक परफॉर्मेंस इंडेक्स ये सारी चीजें होंगी। इसके साथ कुछ और चीजें भी चेंज हो रही हैं। जो और सारी चीजें नई चेंज हो रही हैं, उसमें ये चीज अब हटने वाली है कि आपने क्या उसी सब्जेक्ट से पढ़ा है फॉर बिकमिंग असिस्टेंट प्रोफेसर। अब ये चीज और मतलब रेवोल्यूशनरी काम हो रहा है। रेवोल्यूशनरी काम ये है कि मान लीजिए आपने एमए किया पॉलिटिकल साइंस से, एमए आपने पॉलिटिकल साइंस से किया, पीएचडी आपने इंग्लिश से कर ली, तो भी कहना है ऐसा यूजीसी का कि क्योंकि आपने एकेडमिक एक्सेलेंस में हैं आप इंग्लिश के प्रोफेसर बन पाएंगे। ऐसा आने वाले समय में हो जाएगा, है ना। ठीक है, आने वाले समय में ऐसा मान लीजिए आपने पॉलिटिकल साइंस से पढ़ा है, पीएचडी आपकी जिसमें है उसी से आप अप्लाई कर, मतलब बोले तो पीएचडी क्या, नेट, आप यहां पर इसे कंसीडर करिए कि यूजीसी ने यह कहा है कि अगर मान लो एमए आपने पॉलिटिकल साइंस से किया, आपको इंग्लिश में इंटरेस्ट है, नेट क्वालिफाई कर लो उस सब्जेक्ट में, आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन जाओगे उस सब्जेक्ट के। मतलब ये जरूरी नहीं कि आपका एमए इंग्लिश ही हो, एमए संस्कृत है, इंग्लिश से आप नेट दे सकते हो। एंड यस, अगर आपने नेट क्रैक कर लिया, आप पर्टिकुलर सब्जेक्ट के असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हो। इसे मतलब कंसीडर किया गया है कि एकेडमिकली आप में एक्सेलेंस होना चाहिए। हाँ, एपीआई का जो रोल है, एपीआई का रोल अभी यूनिवर्सिटीज में अभी तो मतलब पूरा ऑफिशियली नहीं हुआ, लेकिन एपीआई को हटाने की पूरी बात करी गई है कि एपीआई को हटा दिया जाए। एपीआई आपके जो मतलब ये रिक्रूटमेंट एग्जाम्स होते थे इनमें नहीं था, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में एपीआई बड़ा मायने रखता था। अब उस चीज पर भी फोकस किया गया है कि एपीआई को साइड करा जाए। ठीक है, तो जो क्राइटेरिया है वो यही है, अलग अलग क्राइटेरियाज आ गए, है ना। यस, हाँ, इंग्लिश से एमए करने के बाद इवन आप चाहें तो हिंदी से नेट एग्जाम दे सकते हैं,
और क्रैक करोगे तो आप हिंदी के असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं। ठीक, ऐसा अब न्यू रूल्स के अकॉर्डिंग जो एनटीए ने, यूजीसी ने, सॉरी एनटीए नहीं, यूजीसी ने जो नई गाइडलाइंस दी हैं, सो उस गाइडलाइंस में ऐसा मेंशन किया है। अच्छा, इसके अलावा देखो, ये तो सारी बातें मैंने आपको बताई क्योंकि आप एकेडमिक वाले हो, है ना, लेकिन इसके अलावा की मैं अगर बात करूं, इसके अलावा एक और नया चेंज हो गया है ना। अरे आपका हो जाएगा, जितना आपने स्कोर किया उतने में हो जाएगा। अब देखो, मुझे कैसे पता चलेगा बच्चा कि क्या नेट की कट ऑफ जाएगी? वही जाती है जो आसपास, मैंने पहले भी बताया है। और आपका अच्छा स्कोर है, आपको तो हो जाना है ना, परेशान नहीं होइए, रिजल्ट का वेट करिए, ठीक है। अगर मैं कह भी दूं कि हो जाएगा तो भी उससे कुछ बनना बिगड़ना नहीं है, और अगर मैं कह दूं नहीं होगा तो भी मैं तो कहूंगा आपका हो जाए, जेआरएफ हो आपका, ठीक है। अब चले, बात इस टॉपिक पर चल रही है तो बीच में छेड़छाड़ मत करिए। मेरी बात अगर आपको समझ में आ रही है तो ठीक है। अब मैं आपसे एक चीज और बताने वाला था, नया जो मतलब यूजीसी का जो नई गाइडलाइंस है, उन गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग एक और इनमें चेंजेस है, जिसे पहले भी कहा गया है और अभी भी कहा गया है, प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस। अगर कोई इंस्टीट्यूशन चाहे तो बेस्ड ऑन एकेडमिक एक्सीलेंस या उस फील्ड में स्पेशल एक्सपीरियंस होने की वजह से किसी कैंडिडेट में उसे असिस्टेंट प्रोफेसर बनाया जा सकता है, ठीक है। उन्हें प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस का नाम दिया गया है कि वो बन सकते हैं, लेकिन वो होंगे परमानेंट नहीं, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर, ठीक है। यस, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर होंगे ऐसा। तो देखो, ये आपके लिए चांसेस होते हैं। इसके अलावा अगर कैरियर ऑप्शंस पर बात करी जाए कि असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के अलावा और हम क्या बन सकते हैं, तो देखो, अब अगर आप एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी और बहुत समझदार और बहुत पढ़े लिखे, मतलब कह दीजिए हाई आईक्यू, शार्प माइंडेड कैंडिडेट है, तो आपके लिए आपको अपनी परफॉर्मेंस दिखाने के और भी मौके मिलते हैं। आप एक राइटर बन सकते हो, आप एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बुक लिख सकते हो, आप एक मेरी तरह एजुकेटर बन सकते हो, ऑनलाइन ऑफलाइन प्लेटफॉर्म्स पर एजुकेटर बन सकते हो, आप कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर भी पढ़ा सकते हो आफ्टर क्वालिफाइंग नेट एग्जाम, तो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस वाले टीचर भी बन सकते हो, है ना। ये कई सारी ऐसी रिक्वायरमेंट होती हैं जिनमें कैंडिडेट्स की जरूरत होती है, ठीक है। इंग्लिश की वैकेंसी ऑलवेज इन एवरी, मतलब मैंने जहां मोस्टली मैंने देखा है कि मोस्टली इंग्लिश की वैकेंसी टीजीटी पीजीटी हो, असिस्टेंट प्रोफेसरशिप, वैकेंसी अच्छी आती है, ठीक ठाक पढ़ने वाला कैंडिडेट होगा, ऑलवेज सिलेक्शन लेगा। अच्छा, इसमें उन लोगों का सिलेक्शन कभी नहीं हो पाता जो जिंदगी भर चिल्लाते हैं। पढ़ने लिखने वालों का, या कह दीजिए सीरियस कैंडिडेट्स का क्या होता है कि उनको जो है उनका सिलेक्शन आसानी से हो जाता है ना। यस, ठीक है। तो ये थी जानकारी जो मुझे लगा कि अब मैं आपके क्वेश्चंस पर आऊंगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चों के अलग अलग क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चंस मैं आपके देख लेता हूं, ठीक है। जिनके मैं क्वेश्चंस ना देख पाया हूं तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप दोबारा डाल दीजिए,